जैसे ही यूरोप के अंदर स्प्रेड होता गया पॉलिटिकल वे में क्या मोर टेरिटरी, सबको ज़्यादा टेरिटरी चाहिए थी, सबको ज़्यादा नेशनलिज्म, सबको ज़्यादा नेशन चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पुगी स्टडी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप थ्रू माइंड मैप्स। बिकॉज आई बिलीव इन कि फॉर कंप्लीट रिविजन इन जस्ट फ्यू मिनट्स हम लोग माइंड मैप्स के थ्रू बहुत अच्छा और बिल्कुल क्वालिटी वाइज रिविजन कर सकते हैं, अगर हमें बहुत शॉर्ट रिविजन करना है तो पूरे फुल चैप्टर का। सो आइए चलिए आइए करते हैं माइंड मैप्स के थ्रू हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का फुल वन शॉट रिवीजन। सो बेसिकली द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की स्टार्टिंग होती है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन से। मतलब कि जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है 1789 के अंदर, उसी से जो यूरोप के जो पीपल्स होते हैं उनको एक आइडिया मिलता है नेशन नेशन बिल्डअप करने का। नेशन का उन्हें एक एक फीलिंग दिखती है कि भाई नेशन, हमें नेशन चाहिए, है ना। सो वो जो आइडियाज़ होते हैं ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फोर पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ला पात्रे, ले सिटोयन, ट्राई कलर, फ्रेंच फ्लैग एंड इक्वल राइट्स। सो क्वेश्चन बेसिकली इसके बेस पर इस तरीके से आएगा कि जो है व्हाट वर द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ड्यूरिंग द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आपको उसको 4 पॉइंट्स पर बनाकर लिखना होगा। मतलब 3 मार्क्स में आ सकता है, तो 4 पॉइंट लिख कर आने, अगर 3 का आएगा तो 4 लिख कर आएंगे। तो लापत्र का मतलब होता है द फादरलैंड, ले सिटोयन का मतलब होता है द सिटीजन्स एंड ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग मतलब आप लोग लिख सकते हैं कि जब नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी यूरोप के अंदर, सो ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग बनाया था उन लोगों ने। 3 कलर लगाए थे फ्रेंच फ्लैग में, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो कौन से 3 कलर्स थे। नाउ इक्वल राइट्स, सबको इक्वल राइट्स देने का एक नेशनलिस्ट फीलिंग उनके अंदर डेवलप हो रही थी। तो ये वो 4 सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाने वाले आइडियाज़ थे जो कि यूरोप में उस वक्त फैल रहे थे। ना उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। सो बेसिकली नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशनलिज्म का आइडिया आते ही काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए थे यूरोप के अंदर। जैसे कि सबसे पहला है एमरजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की एमरजेंस हुई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के अंदर आ गया, मतलब फाइनली फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल चुका था। नाउ सेकेंड है स्टेट्स जनरल रिनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। नाउ जो फ्रांस को मतलब यूरोप को फ्रांस में जो कंट्रोल करते थे जैसे कि स्टेट्स जनरल, उसका रीनेम करके उसको नेशनल असेंबली रख दिया गया। बिकॉज भाई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, तो स्टेट जनरल से हटाकर नेशनल असेंबली बना दिया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। मतलब जब फ्रांस का जब यूरोप में उस वक्त देर वॉज वेरी वेरी वॉस्ट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। मतलब कि वहाँ के जो वेट्स एंड मेजर्स थे दे वर वेरी वेरी बैड। मतलब कैसे, क्योंकि इफ़ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पेंसिल, इफ दिस इज़ 1 मीटर, तो जहाँ पे जिस स्टेट में मैं रहती हूँ वहाँ पर ये 1 मीटर है, लेकिन जिस दूसरे स्टेट में वो 2 मीटर है। यही सेम साइज़ है इतना, लेकिन इसको उन्होंने नाम दे रखा है कि ये 2 मीटर की है। सो व्हाट इज़ दिस, मतलब हर जगह पे अगर किसी को हैमबर्ग से ट्रैवल करना हो किसी और अदर स्टेट में यूरोप में उस वक्त, तो उसको काफ़ी सारे कस्टम्स पे करने होते थे। 5% कस्टम उसको देना पड़ता था, 5% टैक्स देना पड़ता था। सो दैट वाज वेरी वेरी अनकॉमन। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अच्छे से हो गया, मतलब यूनिफॉर्म सिस्टम आ चुका है वेट्स एंड मेजर्स का उस वक्त फ्रांस में। नाउ फ्रेंच लैंग्वेज मेड अ कॉमन लैंग्वेज। तो उस वक्त फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया कि मतलब वो वहाँ पर मोस्टली लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, तो वो कॉमन लैंग्वेज थी और उसको बना दिया गया। ना उसके बाद आ जाती है नेपोलियन की एंट्री। ना नेपोलियन की एंट्री मतलब 1804 में नेपोलियन आया था, तो उसी 1804 उसी टाइम पीरियड को कहा जाता है नेपोलियन कोड 1804। सो बेसिकली नेपोलियन ने आके क्या क्या किया था। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल कोड 1804। सिविल कोड की इंट्रोडक्शन हो गई थी 1804 में। सेकंड है इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। नेपोलियन ने सबको बिफोर द लॉ इक्वालिटी, मतलब सबको इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी थी बिफोर द लॉ। थर्ड है प्रिविलेजेस ऑफ हाई क्लासेस अबॉलिश। जो हाई क्लासेस प्रिविलेजेस एंजॉय करती थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम को एंडेड कर दिया गया, मतलब जो फ्यूडल सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया बेसिकली पूरा। एंड पीजेंट्स फ्रीड फ्रॉम सर्वडॉम सिस्टम। सर्वडॉम सिस्टम से पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया पूरी तरीके से। नेपोलियन ने बहुत अच्छी बेनिफिट्स किए हैं ये सारे। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव। ट्रांसपोर्ट जो था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको अच्छे से इंप्रूव कर दिया गया। जो ट्रेन वगैरह जो बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, रेलवे ट्रैक्स, वो सब इंप्रूव हो गया। नाउ इसके बाद आता है हमारे पास द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहला है इसका हमारे पास द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो ये क्या थी, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। अरिस्टोक्रेट्स कौन थे, तो अरिस्टोक्रेट्स न्यूमेरिकली स्मॉल डोमिनेंट सोशल एंड पॉलिटिकल क्लास यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। अरिस्टोक्रेट्स न्यूमेरिकली ऐसे स्मॉल डोमिनेंट मतलब है ना, समझो डोमिनेंट सोशल और पॉलिटिकल क्लास थी जो कि कॉमन वे ऑफ लाइफ से यूनाइटेड थी, बस यही है अरिस्टोक्रेट्स। नाउ एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास एग्जिस्टेंस, बैन ऑन प्रोडक्शन ऑफ मार्केट। अब कमर्शियल क्लास का एमर्जेंस होने लगा और प्रोडक्शन फॉर मार्केट बैन हो गया था उस वक्त। नाउ न्यू मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो वर्किंग क्लास, आर्टिशियंस, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल एक्सेट्रा। न्यू मिडिल क्लास जो थी हमारी, उसमें आते हैं वर्किंग क्लास, आर्टिशियंस, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सब इसके अंदर न्यू मिडिल क्लास के अंदर आते हैं ना। उसके बाद अगर हम बात करें लिबरल नेशनलिज्म की, तो पॉलिटिकल एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेज, ऑटोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनलिमिटेड सफरेज।
तो लिबरल नेशनलिज्म जैसे ही यूरोप के अंदर स्प्रेड होता गया, पॉलिटिकल वे में क्या इफेक्ट पड़ा, तो क्लरिकल प्रिविलेज एंड हो गया, ऑटोक्रेसी एंड हो गई, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट आ गई, इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और लिमिटेड सफरेज को एंड कर दिया गया। नाउ जो हमारा इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन ऑफ गोल्डन कैपिटल, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मिल गया, और है ना स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन होते थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। ऑल्सो मूवमेंट्स ऑफ गोल्डन कैपिटल को, जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, उनको अबॉलिश कर दिया गया। ना अगर हम बात करें रिवॉल्यूशनरीज की, तो उससे तो रिवॉल्यूशनरीज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक आना चाहिए जल्दी से, गिसिपी मजीनी का नाम। तो बेसिकली गिसिपी मजीनी यहाँ से पढ़ते हैं कि गिसिपी मजीनी वाज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी, फाउंडेड टू सीक्रेट सोसाइटीज, यंग इटली यूनिवर्सिटीज एंड यंग यूरोपियन बॉन्ड। गिसिपी मजीनी एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज फाउंड की थी, पहली थी यंग इटली यूनिवर्सिटीज एंड दूसरी थी यंग यूरोपियन बॉन्ड। एंड ये जो सीक्रेट सोसाइटीज थी वो मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप के अंदर स्प्रैंग हुई, मतलब फैली अच्छे से, ताकि वो मोनार्कियल फॉर्म्स को अपोज कर सकें और लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए फाइट कर सकें। नाउ अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 की बात करें तो हम 1815 तक नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया था, नेपोलियन हार चुका था, तो उसके बाद जो जितनी भी चीज़ें नेपोलियन ने की थी उसको वापस से लेना था, जैसे कि बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड हो गई थी। एंड कंजर्वेटिव्स व्हेन दे रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन को स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, इंट्रोड्यूस अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, अबॉलिशन ऑफ सर्वडॉम एंड फेडरलिज्म, ट्रीटी ऑफ वीना 1815। कंजर्वेटिव्स को जब ये रियलाइज हुआ कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो उनकी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे मोनार्की इन सबको स्ट्रेंथन कर सकती है, तो इसीलिए उन लोगों ने मोनार्की को इंट्रोड्यूस कर दिया, मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और डायनामिक सोसाइटी इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस कर दिया, और सर्वडॉम और फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिया, और ट्रीटी ऑफ वीना साइन हो गई 1815 के अंदर। ना उसके बाद अगर हम बात करें द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में, तो सबसे पहला आता है हमारे पास हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स। सो इन 1830s इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट पीपल आउट ऑन द रोड। सो 1830 जो पीरियड था वो था वेरी हार्ड, मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड था। उस पीरियड में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, फूड शॉर्टेज हाई हो चुके थे, और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी, मतलब सब लोग अनएम्प्लॉयड थे, बिल्कुल कोई भी एम्प्लॉयड नहीं था, और सारे जो लोग हैं वो ब्राउट ऑल पीपल आउट ऑन द रोड, सब लोग रोड पर आ गए थे, मतलब इतने शॉर्टेजेस, फूड शॉर्टेज, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, इतना दैट वाज अ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट वाला पीरियड। ना उसके बाद अगर हम बात करें लिबरल रिवॉल्ट्स की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिबरल रिवॉल्ट्स आपको एक एक को डिटेल में पढ़ना होगा। ये सबसे पहले हमारे पास अपीवल इन फ्रांस इन जुलाई 1830 के अंदर फ्रांस के अंदर क्या अपीवल हुआ था वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास वो अपीवल, मैं आपको बता देती हूँ, वो जो सिलेशिया के जो वीवर्स थे उन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया था, दैट इज़ व्हाट इज इट। एंड सेकंड है हमारे पास अपराइजिंग इन ब्रसल्स, ब्रसल्स के अंदर अपराइजिंग से बात आप लोग पढ़ेंगे कि ब्रसल्स को नीदरलैंड से सेपरेट कर दिया गया था, और ब्रसल्स को मतलब बेसिकली बेल्जियम को एक यूनाइटेड नेशन बना दिया गया था। नाउ अपराइजिंग इन ग्रीस 1821, अपराइजिंग इन ग्रीस 1821 का मतलब यहाँ पर वो है जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन में हमें बात की गई थी कि जो ग्रीस है वो पहले ऑटोमन टर्की का एक पार्ट हुआ करता था, देन उससे वो सेपरेट हो गया, एंड देन उसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई 1832 के अंदर, और ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर दिया गया। नाउ अगर हम बात करें रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स की, so उस वक्त romanticists criticized science and focused instead of on emotions, intuition and mystical feelings, लैंग्वेज एंड फोकलोर्स वर यूज टू इंस्टिल ए नेशनल स्पिरिट। रोमांटिसिस्ट ने क्या किया, साइंस को क्रिटिसाइज करके इमोशंस, इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पर फोकस किया, एंड जो लैंग्वेज और फोकलोर्स को यूज़ करके लोगों के अंदर नेशनल की स्पिरिट को इंस्टिल करने की बहुत कोशिश की। जैसे कि आप लोग पोलिश वाला एग्जाम्पल, अगर इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे करके क्वेश्चन आता है तो अगर कोई एग्जाम्पल मांगे तो आप एग्जाम्पल देंगे पोलिश वाला। पोलिश लैंग्वेज जब हटा दी गई थी तो पोलिश लोगों ने अपनी लैंग्वेजेस को एक एज अ नेशनल स्पिरिट रखा था, एज अ उसको सॉन्ग्स, फोकलोर्स उसकी तरह अपनी लैंग्वेज को याद रखा था, उन्होंने नेशनलिज्म के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट अब वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। बहुत ये सारी यूनिफिकेशन हैं, ये ज़रूर पूछी जा सकती हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर डिटेल में पढ़कर जाएगा, बट मैं आपको एक एक करके छोटा ब्रीफ में समझा देती हूँ। जैसे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली की अगर हम बात करें तो आइडिया ऑफ यूनिफिकेशन वॉज फर्स्ट गिवन बाय गिसिपी मजीनी थ्रू ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि गिसिपी मजीनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली मर्सिलीज एंड यंग यूरोपियन बॉन्ड। तो यंग इटली मर्सिलीज जो उनकी सीक्रेट सोसाइटी थी वो मेन फोकस था उसका कि इटली को यूनिफाई करवाने में। तो ये जो इटली का यूनिफिकेशन का जो आइडिया था वो गिसिपी मजीनी ने सबसे पहले अपनी सीक्रेट सोसाइटीज के द्वारा दिया था। नाउ ये जो था ना, दिस लेड वाज टेकन बाय द किंग ऑफ सर्डिना पिडमोंट विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो बेसिकली जो इटली थी ना वो पहले 7 स्टेट में डिवाइडेड थी, उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट ऐसी थी सर्डिना पिडमोंट जो कि इटली के हाथों में थी। तो उसके जो किंग थे वो थे विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो उनके
वो ये लीड ले रहे थे। एंड उसके बाद जो सडीना मीरमॉट थी, उसके चीफ मिनिस्टर कैवर काउंट कैवर जो थे, उन्होंने इस यूनिफिकेशन मूवमेंट को लीड किया अपनी अलायंस के साथ, फ्रांस के साथ, और डिफीट ऑस्ट्रिया एंड यूनिफाइड नॉर्दर्न टेरिटरीज, अपनी नॉर्दर्न टेरिटरीज को यूनिफाई किया और ऑस्ट्रिया को डिफीट किया। एंड उसी के साथ साथ गिउसेपी गरीबाल्डी लेड अ मूवमेंट इन वेस्टर्न पार्ट बाय इन्वॉल्विंग लोकल पीजेंट सपोर्ट टू अटैक स्पेनिश रूल। गिउसेपी गरीबाल्डी ने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले किया। गिउसेपी गरीबाल्डी ने एक मूवमेंट को लीड किया वेस्टर्न पार्ट में, लोकल पीजेंट का सपोर्ट और ब्यूरोक्रेसीज का सपोर्ट लेकर उन्होंने स्पेनिश रूल को अटैक किया। और जो किसी भी गरीबाल्डी के जो टीम मेंबर्स थे, जो लोग थे, उनको रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। प्रोसेस कंप्लीटेड विद द क्राउनिंग ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकंड एज द किंग ऑफ 1861। इटली की 1861 में ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ और विक्टर इमैनुअल सेकंड को किंग ऑफ इटली बना दिया गया। Now, like I was so attempt to set up a constitutional monarchy at Frankfurt in 1848 was suppressed by the monarchy military and junkers. तो जर्मन पीपल्स थे, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेट करने के लिए एक अटेम्प्ट की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में 1848 में, बट उसको सप्रेस कर दिया गया मोनार्की मिलिट्री और जंकर्स के द्वारा। नाउ प्रशियन चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क टेक्स द लीड इन जर्मन यूनिफिकेशन। आज अभी आपने इटली में देखा था कि काउंट कैवर ने लीड ले ली थी यूनिफिकेशन करवाने की, ऐसे ही सेम केस जर्मनी में भी हुआ था। प्रशियन के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क ने ये लीड ले ली थी जर्मन को यूनिफाई करवाने में, और इन्होंने प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से जर्मनी की यूनिफिकेशन को प्लान किया एंड इंश्योर किया कि तीन वॉर ओवर 7 ईयर्स, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स लड़ी गई। एंड फाइनली किसके साथ लड़ी गई, पहले ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंश्योर यूनिफिकेशन आफ्टर 3 वॉर्स विद फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क ओवर 7 ईयर्स, एंड फाइनली जर्मनी को यूनिफिकेशन मिल जाती है। प्रोसेस कंप्लीटेड विद द क्राउनिंग ऑफ केजर विलियम फर्स्ट एज किंग ऑफ जर्मनी। So I'm again telling 3 wars over 7 years, and ये process complete हुआ जर्मन यूनिफिकेशन का, और केजर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का किंग बना दिया गया। Now let's go through strange case of Britain. So basically English, Welsh, Scot or Irish ethnicity were the primary identities of inhabitants of British Isles. United Kingdom of Great Britain was formed as a result of the Act of Union 1707. तो ये जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है, ये जर्मनी और इटली की तरह इस तरीके से नहीं है जिसमें कोई चीफ मिनिस्टर आके ये सब करवा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन है, मतलब ब्रिटेन की जो यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है, वो लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस है। एक नॉर्मल ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि 2-3 या 7 ईयर 8 ईयर्स वॉर्स में हो जाएगा। ये बहुत लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस है। 1688 की अगर हम बात करें तो पहले ब्रिटेन एक इंग्लिश नेशन था नॉर्मल, जिसमें सिर्फ बहुत सारी एथनिसिटीज़ के पीपल रहते थे, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। एंड ये जो इनकी प्राइमरी आइडेंटिटीज़ थी इनहेबिटेंट्स है ब्रिटिश आइल्स के। नाउ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड हुआ जब स्कॉट और आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया, जिसको एक्ट ऑफ यूनियन 1707 कहते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एंड आफ्टर दैट आयरिश को भी उन्होंने फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड कर लिया था, एंड इसी तरीके से ब्रिटेन को यूनिफिकेशन मिली थी। एंड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। और अगर नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म इन बाल्कन स्टेट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाल्कन्स के अंदर जो टेंशन हो गई थी, टेंशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1917 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। तो ये क्यों हुई थी, तो बेसिकली बाल्कन्स में जो लोग रहते थे, जो एरिया से, जैसे कि मोन्टेज़ेग्रो, हर्बेरिया और बहुत सारे ऐसे तरह जो कंट्रीज़ थी, स्टेट्स थी, वो बाल्कन्स का एरिया कहलाता था। उनके जो इनहेबिटेंट्स थे उनको स्लेव्स कहा जाता था। तो बाल्कन्स में क्या टेंशन्स थी, वो ये थी कि एवरीवन, ईच ऑफ दैम वांट मोर टेरिटरी। सबको ज़्यादा टेरिटरी चाहिए थी, सबको ज़्यादा नेशनलिज्म, सबको ज़्यादा नेशन चाहिए था कि भाई मुझे ज़्यादा टेरिटरी मिल जाए, मैं ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लूँ टेरिटरी। तो इसकी वजह से बाल्कन्स के बीच में टेंशन्स एमर्ज हो गई थी यूरोप 1971 के बाद आफ्टर। एंड देन इस टेंशन की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी 1914 टू 1918। मतलब ये जो बाल्कन्स की जो लड़ाइयाँ चल रही थी उसी में हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी, टेरिटरी ऑक्यूपाई करने के लिए, कि मुझे जर्मनी, मुझे ये सारी स्टेट्स मिल जाएं। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 में बाल्कन्स के लड़ाई के बाद हुई थी। नाउ इन 1914 यूरोप वॉज डिजास्ट्रस बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म। 1914 में यूरोप जो था वो डिजास्ट्रस बन गया था बिकॉज नेशनलिज्म जो था इम्पीरियलिज्म के साथ अलाइन हो चुका था। नाउ एंटी इम्पीरियलिज्म मूवमेंट वॉज were developed, but they all struggled to form independent nation state. एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स को डेवलप किया गया, बट वो सब जो थे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनने के लिए स्ट्रगल करते रहे। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, विजुअलाइजिंग द नेशंस। तो एलिगरी ऑफ द नेशंस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में और जर्मनी में फीमेल फिगर्स एलिगरी को चूज़ किया गया था अपनी नेशन को पर्सोनीफाई करने के लिए, जिससे कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे सके नेशन का एक कॉन्क्रीट फॉर्म के अंदर। तो बेसिकली जर्मेनिया जो थी, एक जर्मनी की फीमेल एलिगरी थी, फीमेल फिगर थी, जिससे जर्मेनिया को रिप्रेजेंट किया जाता था।
एंड क्रिस्टीन मेरीन इन फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के अंदर क्रिस्टीन मेरीन को चूजन किया गया था। एंड इनको कॉइन्स स्टैम्प पर और मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर पोस्टर्स लगाए जाते थे जिससे अपनी नेशंस की पर्सोनिफाई किया जाए इन फीमेल फिगर्स के ज़रिए। और अगर एक और मैं आपको फीमेल बता देती हूँ, ब्रिटेन की जो फीमेल एलिगरी थी वो थी ब्रिटेनिया, ठीक है, ब्रिटेनिया। एंड नाउ दिस वॉज ऑल डन। सो इसी के साथ आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फुल चैप्टर इज कम्प्लीटेड। होपिंग कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।